हेलो चैंपियंस, हाउ इज द जोश। आज की इस न्यू वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही अवेटेड और हाईली वेटेज इन द कंपटीशन एज वेल एज एकेडमिक्स। सो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूटन्स लॉ के बिना फिजिक्स अधूरा है। ओके, सो न्यूटन्स लॉ आज स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट इसका क्लियर किया जाएगा, टू द पॉइंट बात किया जाएगा। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन आता है, किस में आता है? काइनेटिक्स में आता है, काइनेटिक्स। ओके, इसके पहले आप पढ़े थे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोशन विदाउट काज, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन विद द काज, मोशन विद द काज। तो अगर कोई पूछे काइनेटिक्स होता है क्या है, तो आप बताओगे मोशन, मोशन विदाउट मोशन विद काज, मोशन विद द काज। अब बोला जाए काज क्या है, मोशन का काज क्या होता है? तो मोशन का काज क्या है? अपना फोर्स। मोशन का काज क्या है? फोर्स। मोशन किसके वजह से? फोर्स के वजह से। तो उसका रीजन क्या है? फोर्स है। और फोर्स का क्या काज क्या है? तो यहां से अगर पूछा जाए, अगर मैं इसको काज पूछूं तो क्या रीजन आप बताओगे? फोर्स। अगर पूछा जाए काज ऑफ फोर्स, काज ऑफ फोर्स, काज ऑफ फोर्स में क्या है रीजन? फोर्स का काज क्या है? तो यह है इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? रजिस्टिव प्रॉपर्टी होता है मैटर का। कैसा प्रॉपर्टी? रजिस्टिव, रजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इधर की उस थ्योरेटिकल पोर्शन है, टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, सो दैट थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। तो अगर पूछा जाए काज ऑफ मोशन तो क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया का काम क्या होता है? रजिस्टिव प्रॉपर्टी, मतलब अपने में होने वाले चेंज का अपोज करना। अगर कोई बॉडी मोशन में कर रहा है तो मोशन में ही रहेगा। अगर रेस्ट में लाने को जाए तो रेस्ट क्या क्या आ रहा है? अपोज करेगा। अगर रेस्ट में है तो मोशन का अपोज करेगा। क्लियर? तो उसी को बोलते हैं इनर्शिया। अच्छा, अगर बोला जाए, आप लोग बेसिकली आपको मालूम है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ 9th में पढ़ चुके हो, तो उससे अवेयर हो। तो टू द पॉइंट मैं टॉपिक ले रहा हूं। अगर पूछा जाए इनर्शिया किस लॉ में आता है, तो ये इनर्शिया किसके वजह से? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो इनर्शियल जो लॉ है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ओके, अब रही बात कि अगर पूछा जाए फोर्स को मेजर किस में किया जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। अब रही बात, फोर्स को मेजर भी करना है। फोर्स तो आ गया, लेकिन फोर्स को मेजर करोगे ना आप, किस न्यूटन्स के किस लॉ में इसको मेजर करते हैं? एग्जाम में पूछा हुआ है। तो न्यूटन के किस लॉ में मेजर करते हैं इसके? न्यूटन के सेकेंड लॉ में, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर आपको अपना वेट मेजर करना है, बैलेंस वेट पे अपना वेट मेजर करते हो, तो क्या बेसिकली बताता है? नॉर्मल। ओके, अगर नॉर्मल आप निकाल लिए तो आप वेट निकाल लिए। तो अगर कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसका वेट क्या होगा, तो नॉर्मल आपको निकालना पड़ेगा। वेट आपका mg ही नहीं रहेगा। जैसे एक एग्जांपल, लिफ्ट में लिफ्ट एस्लेट कर रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है, तो उस केस में आप क्या निकालते हो? नॉर्मल। तो मेजरमेंट अगर पूछा जाए फोर्स का, तो सेकेंड लॉ में ये बताएगा। ओके, अच्छा, अगर रही बात, अगर ये पूछा जाए नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स का नेचर है वो कौन से लॉ में बताता है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ में। नेचर ऑफ द फोर्स जो होता है वो ऑलवेज पेयर में होता है। पेयर, फोर्स इज इन पेयर, ये पेयर में वर्क करेगा। एक्शन रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन। तो न्यूटन के किस लॉ में? थर्ड लॉ में, थर्ड लॉ में। ओके, तो यहां से आपको 3 पॉइंट मिल गया। अगर काज ऑफ फोर्स पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिया है, तो इनर्शिया ही टिक करना। अगर मेजरमेंट ऑफ फोर्स पूछा जाए तो क्या बताओगे? न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर पूछा जाए नेचर ऑफ फोर्स, वो न्यूटन के किस लॉ में बताता है, तो क्या बताओगे आप? न्यूटन के थर्ड लॉ में। इज ओके? अगेन फोर्स के बहुत कैटेगरी हैं, उन्हीं सबको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे अभी।
तो अगर फोर्स पूछा जाए, फोर्स के कितने टाइप्स है, तो फोर्स बहुत कैटेगरी में, बहुत उसके क्लासिफिकेशन है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोर्स अगर पूछा जाए तो फोर्स आपके कांटेक्ट फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स। अब रही बात कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें क्या हो, फिजिकल कांटेक्ट हो, फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट। कांटेक्ट बोला जा रहा है तो मीनिंग उसका समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बस पे बैठे हो तो आप और बस में क्या है, कांटेक्ट है, लेकिन वही आपका जो सीट है, सीट वो कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि वो बिल्डेड पार्ट है, तो वो बस का पार्ट हो गया, ठीक है। तो कांटेक्ट का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कौन सा फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगेन इसको अभी और क्लासिफाइड किया जाएगा, अभी इसका जो मीनिंग है उस बेस पे आपको बता दे रहा हूँ। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में नो फिजिकल कांटेक्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट, ओके। अब कांटेक्ट फोर्स में और इसके क्लासिफिकेशन है। कांटेक्ट फोर्स में अगर बात किया जाए तो कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स हैं, नॉर्मल फोर्स है अपना, नॉर्मल फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स में कौन सा है, टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स, टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स, टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। टेंजेंट में जब वर्क कर रहा हो, जैसे इस बोर्ड के टेंजेंट में वर्क कर रहे हो तो फोर्स आ रहा है ना, एक कांटेक्ट फोर्स है, शियर जैसे आ गया। और कौन सा फोर्स कांटेक्ट में, कौन सा, पाइवट, पाइवट फोर्स, PIVOT, पाइवट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स या फोर्स। जहाँ पे टर्निंग हो रहा है वहाँ भी कांटेक्ट है, जैसे इसको मैं हैंग किया हूँ ऐसा, तो एक कांटेक्ट बना है, कौन सा है, पाइवट इसको बोलते हैं, तो ये भी कांटेक्ट है ना। तो कांटेक्ट के क्लासिफिकेशन हो गया, ओके। अभी क्लासिफिकेशन इसको मैं लिख रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अब अगेन फोर्स को क्लासिफाइड कर रहा हूँ। फोर्स अगेन आपके टाइप्स हैं इसका, जैसे इंटरनल फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स सिस्टम के अंदर में जो फोर्स लगाओ, फोर्स, फोर्स ऑफ सिस्टम, फोर्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल बोल सकते हो, ओके। इंटरनल फोर्स हो गया। एक्सटर्नल, ये इंटरनल फोर्स स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा, तो नो चेंज इन स्टेट। और दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये जो इंटरनल फोर्स है वो लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए है, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए वर्क कर रहा होगा। और एक्सटर्नल जो फोर्स है वो चेंज करेगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, कुछ चेंजेज आएगा इसमें। ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आप बोल सकते हो, शॉर्ट टाइम इंटरवल, इंटरवल के लिए। तो ऐसे कहीं ऑप्शन दिया है, तो आप इन सबको जो लिखाया जा रहा है उसी के हिसाब से टिक करना है, ओके। अब इंटरनल फोर्स कौन कौन से हैं वो भी जरूर ना, इंटरनल फोर्स डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है। जैसे कि अपना ये अर्थ है, ये अर्थ है अपना प्यारा अर्थ, और यहाँ पे कोई बॉडी रख दिया मैं, मास लो, मास M है, कैपिटल M, तो इस पे फोर्स और इस पे दोनों पे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पे, ओके। लेकिन इसी को अगर एक मैं सिस्टम मान लिया, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर कोई यहाँ से देख रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया ऑब्जर्वर 1 के लिए एक्सटर्नल। लेकिन ये ऑब्जर्वर अगर 2 बाहर से कोई देख रहा है तो ये क्या हो गया मेरे लिए, इंटरनल फोर्स हो गया। क्या फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। तो डिपेंड कर रहा है कि उसको कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके। तो फोर्स इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स हो गई। अगेन क्लासिफाइज जो फोर्स है अपना, अगेन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
कंजर्वेटिव फोर्स और इधर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स जिसका कर्ल, इसे बोलते हैं कर्ल, ऐसे लगा देते हैं कर्ल, क्रॉस फोर्स, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, अगर जीरो आ गया तो उस केस में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ओके, तो कंजर्वेटिव, अगर मैथमेटिकली कहीं क्वेश्चन दे दिया फोर्स दिस है, क्या ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब रही बात कर्ल का वैल्यू क्या होता है, इसे बोलते हैं कर्ल, कर्ल वेक्टर। तो डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप। ओके, वेक्टर फॉर्म हो गया। ए पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल, डेल अपान जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही वेरिएबल होता है। ओके, तो अब फोर्स दिया रहेगा, इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करेंगे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया तो कंजर्वेटिव होगा, और इसमें इसी का अपोजिट कर देते हैं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू द जीरो। ओके, सो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में आपको डिफरेंस मिल गया। अगेन क्लासिफाइड फोर्स को कर रहा हूँ, हर टाइप से इसको एक्सप्लेन कर देना फोर्स को। जो फोर्स है वो फोर्स डिपेंड ऑन किस पे, वेलोसिटी पे। ऐसा फोर्स बताओ जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर अपन आर। तो कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया क्या फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई फोर्स जो वेलोसिटी पे डिपेंड, कौन सा एग्जांपल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डिपेंड फोर्स ऐसा जो डिपेंड कर रहा हो, डिपेंड ऑन टाइम, ऐसा फोर्स जो टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, इम्पल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। तो सेकेंड लॉ में आप पढ़ोगे एफ रेट चेंज इन द मोमेंटम, फोर्स जो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा हूं, डिपेंड ऑन पोजीशन, ऐसा फोर्स बताओ जो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा हो। तो बहुत फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कैसे हैं, पोजीशन। ग्रेविटेशनल फोर्स है m1 m2, कैपिटल G m1 m2 अपान में r स्क्वायर, तो उनके बीच का सेपरेशन आ रहा है ना, तो सेपरेशन के हिसाब से वो क्या होगा, फोर्स वेरी करेगा। तो ये फोर्स के आपके क्लासिफिकेशन थे, ये आपको एटलीस्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने के पहले आपको इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, अब जो हम लोग कांटेक्ट फोर्स लिखे थे, कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स में वहाँ पे मैं फोर्स बताया, जैसे टेंजेंशियल कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल है, तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना नॉर्मल फोर्स था, कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन सा आ रहा है, नॉर्मल, और टेंजेंशियल में फ्रिक्शन, यही डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अभी नॉर्मल फोर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ से आपका धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूमेरिकली क्वेश्चन बेस पर और कंसेप्चुअली। तो फर्स्ट ऑल आपको अवेयर कर दे रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में दो ही पॉइंट आपको मेनली आपको माइंड में रिटेन करना है। ओके, अगर वो स्ट्रांग है तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन डील कर लोगे, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ट्राई करो चैप्टर का वीकनेस समझने का। अगर चैप्टर का कमजोरी आप पकड़ लिए तो आपको उस चैप्टर को कवर करने में समय नहीं लगेगा। ओके, तो इसी आपको समझना है नॉर्मल फोर्स क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg आपको मालूम ही है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम, अब टर्म आएगा फ्री बॉडी डायग्राम, और दूसरा एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ओके, यही सब आपको टर्म ध्यान देना है, यही अधिकतर क्वेश्चन में यूज किया गया। अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम एकदम क्लियर कट में बन गया तो दावे के साथ बोल रहा हूँ क्वेश्चन का सटीक आंसर आएगा। ओके, तो ट्राई करो आप फ्री डायग्राम बनाने का। फ्री डायग्राम पे अच्छा कमांड होना चाहिए।
ओके। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड जब क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत उसमें सिस्टम, बहुत अगर बॉडी दे दिया है, तो अगर आपका इस पर प्रैक्टिस नहीं है तो कहीं मिस कर सकते हो फोर्स। बहुत क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे अभी, वहाँ पे बहुत लोग स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस स्ट्रांग बनाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोल रहा है, AFBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम ये बोल रहा है, ये जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसके कांटेक्ट में जितने फोर्स लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना, उसी के कांटेक्ट में। ओके, उसके कांटेक्ट में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसी को रिप्रेजेंट करना, और उसके सराउंडिंग में या उसके कांटेक्ट में अदर कोई बॉडी है उससे नहीं मतलब है, उसके कांटेक्ट में जितने फोर्स लग रहे हैं उसी से मतलब है। ओके, अपने आप से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं है, कहने का ये सेंस है। अब जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। ये जो नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। और दूसरा पॉइंट एक समझने के लिए ये भी लिख सकते हो, टूवर्ड्स द बॉडी। अब दो बॉडी है तो किधर आप बताओगे, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसकी तरफ होगा नॉर्मल। ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg आप समझ ही लो। तो इसी बेस पे एक आध दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब रही बात, चलिए इसी क्वेश्चन में ही डिस्कस किया जाएगा। जैसे कोई ब्लॉक ये आप दिया है, ब्लॉक पे ब्लॉक ऐसे बहुत आपके मिलेंगे क्वेश्चन। ये ब्लॉक है अपना, इसका मास है 4 kg, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है 3 kg। हो सकता है इसके ऊपर भी और ब्लॉक हो। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में कांटेक्ट है, और ब्लॉक बी और सरफेस के बीच कांटेक्ट है। ओके, तो ब्लॉक ऐसा करो, इसको ए पॉइंट में दे दे रहा हूँ, इसे बी पॉइंट। तो आपसे पूछ रहा है नॉर्मल ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा। अब निकाल सकते हो नॉर्मल डायरेक्ट भी, लेकिन समझने की कोशिश करना इसको ट्रेडिशनली और कंसेप्चुअली कैसे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे करेंगे। तो जिसका मन करे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बट स्टार्टिंग वहाँ से करो जहाँ से अननोन क्या हो, कम हो वहाँ पर। ठीक है, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg का। किसका, 3 kg का। अब बोला गया फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हुआ है, उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं उसी को रिप्रेजेंट करना। अगर कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा, ये आपको मालूम ही है। तो देखो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले डाउनवर्ड्स लग को, अगर बॉडी है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कितना, mg होता है। और कहाँ पे वर्क करेगा, सेंटर पर और टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ओके, अब ये सरफेस है, ये अपना सरफेस है, क्या लिखा था, नॉर्मल का कांटेक्ट में है तो नॉर्मल वर्क करेगा। और बॉडी मेरे लिए अपवर्ड है तो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और अपवर्ड होगा। ओके, अब इसके बाद आपको यही करना है, एफ नेट इक्वल टू एम ए कर दो, एफ नेट इक्वल टू एम ए। आपको अभी स्टार्टिंग में बोल रहा था, दो ही पॉइंट आपको याद करना है, फ्री बॉडी डायग्राम और एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो मोशन तो ऐसा हो नहीं रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड जा नहीं रहा, तो एक्सीलरेशन क्या है, 0 इसका। एफ नेट तो अगर अपवर्ड फोर्स पॉजिटिवली है तो डाउनवर्ड्स में क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि बिकॉज ये फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। 3g आ गया। ओके, फोर्स कितना आ गया, 3g आ गया। मतलब ए पॉइंट पे जो नॉर्मल वर्क कर रहा होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 3g। अब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं 4 kg का, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। अच्छा, अब 4 kg का बनाया जाए तो ये 4 kg, और इसके ऊपर एक ब्लॉक था, उसको पूरा ना दिखा के थोड़ा ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये पॉइंट यहाँ पे था, तो जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे नॉर्मल होगा। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा दिया 4g, यहाँ पे कांटेक्ट था, बी पॉइंट था, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, nb। टूवर्ड्स द बॉडी बोला हूँ, तो बॉडी में ले लिया अपवर्ड है। अच्छा, अब इसका फ्री बॉडी, यहाँ पे भी तो कांटेक्ट था, जो फोर्स है वो पेयर में वर्क कर रहा है नॉर्मल। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो
तो इसका जो नॉर्मल होगा टूवर्ड्स द बॉडी मतलब किधर हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया। ओके, अब इसमें भी वही कर दो, एफ नेट इक्वल टू एम में एक्सीलरेशन तो है नहीं, इसका मतलब जितना अपवर्ड में फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड्स में फोर्स होगा 4g, और एन ए का वैल्यू आ चुका है कितना 3g और प्लस 4g, तो आ गया आपका 7g। ओके 7g। ये ट्रेडिशनली सॉल्व करने का एक तरीका है, बहुत अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो फ्री डायग्राम से अगर बनाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब स्टूडेंट, अब अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो इतना आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको बता सकते हो यहाँ पे जो वेट वर्क कर रहा होगा वो टोटल मास की वजह से, और ये पॉइंट पे जो वर्क कर रहा होगा वो 3 kg, तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो। बट वो कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनटीए जो क्वेश्चन पूछता है वो जानना चाहता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं। ओके चलो और बनाते हैं, हम लोग करते हैं इसमें ये अपना इंक्लाइन का एक बना रहा हूँ। इंक्लाइन ऐसा कोई प्लेन है, थीटा एंगल बना रहा है, एक कोई ब्लॉक एम है मास। ओके, अब यहाँ भी कांटेक्ट है तो यहाँ का भी नॉर्मल आपको निकालना है। ओके, तो फ्री बॉडी हम बनाते हैं, तो एम जी डाउनवर्ड्स में। अब कंपोनेंट, रही बात कंपोनेंट किस डायरेक्शन में निकालते हैं और किसका कंपोनेंट निकालते हैं, तो एक पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ बट माइंड में रिटेन कर ले आओ, कि मोशन के डायरेक्शन का फोर्स लेते हैं और मोशन के परपेंडिकुलर। ओके, जो कंपोनेंट निकालेंगे मोशन के डायरेक्शन में या मोशन के पैरेलल और मोशन के परपेंडिकुलर, या दूसरे टर्म में मैं ये बोल रहा हूँ प्लेन के पैरेलल या प्लेन के परपेंडिकुलर, दो ही डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं। ओके, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब फोर्सेस आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, बट आपको जो पॉइंट बताया उसको माइंड में रिटेन कर लेना है, क्या, प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर का। ओके, तो ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना आएगा, एम जी साइन थीटा आता है। अब ये कैसे आया, तो आप ऐसे समझ लो थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, तो एम जी जिधर से एंगल बना रहता है उधर का कॉस में आता है, या ऐसे समझ लो ये एंगल बनेगा थीटा आएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और उसके एक परपेंडिकुलर कितना आ गया, एम जी साइन थीटा। अब कंटेक्ट है यहाँ पर, सरफेस ये है, बॉडी मेरे लिए इधर है, तो इसी के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली होगा नॉर्मल। तो अब ये जो बॉडी मान लो स्लाइडिंग कर रहा हो तो प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल में तो ऐसे ऐसे मोशन हो नहीं रहा होगा, मतलब ये नॉर्मल वाला फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ओके, क्योंकि ये डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्लेन के लाल, ये आप ब्लॉक को तोड़ के अंदर तो जा नहीं रहा है। ओके, तो यही आपको समझना है। अच्छा, इस डायरेक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सीलरेशन इसका कितना होगा, तो आप फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि ये डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, आपको निकालना है इस प्लेन के लॉन्ग एक्सीलरेशन कितना होगा। फ्रिक्शन नहीं है इसमें, फ्रिक्शन का भी डिस्कशन नहीं हो रहा, तो फोर्स को मास इनटू फोर्स कितना आएगा, एम जी साइन थीटा। फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा है। तो आप यहाँ से एक्सीलरेशन भी इसका निकाल सकते हो। तो अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है, अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक्सीलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा। ओके, जी साइन थीटा, ये आपको माइंड में रिटेन होना चाहिए। तो नॉर्मल से रिगार्डिंग और भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो बॉडी है, एक मिनट का दो डायग्राम बना दे रहा हूँ। अब जैसे कोई मान लो ये दो वाल है ऐसा, ये दो वाल है ऐसा, इस पे आप ऐसे कोई एक मान लो रॉड ऐसा रखे हो, कैसा रखे हो, रॉड, तो इसमें नॉर्मल कैसे वर्क कर रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसा है तो मेरे लिए नॉर्मल मान लो 1 पॉइंट है तो नॉर्मल एन ए हो जाएगा, ये सरफेस है तो नॉर्मल क्या होगा, N2। कहीं इंक्लाइन बेस पे ऐसे इसी के डायरेक्शन में मत कर देना। ओके, तो वो प्रॉपर्टी बताया गया उसी को होल्ड में करा रहा हूँ। कहीं कि सर मान लो कि इस रॉड को मैं ऐसे रख दिया हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस है,
ये अपना रॉड है। अब यहाँ पे नॉर्मल कैसे वर्क कर रहा हूँ, ये सरफेस है मेरे लिए, 1 पॉइंट है तो N1। अब यहाँ पे जो नॉर्मल वर्क कर रहा होगा तो उसके लिए नॉर्मल ऐसा होगा, ये देख रहे हो ना, सरफेस कैसा यहाँ पे टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर आपको रिप्रेजेंट करना। ओके, तो जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे नॉर्मल आएगा और वही नॉर्मल आपको निकालना है। चलो इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये 2 ब्लॉक है, ये सब कांटेक्ट में ही है। ये 4 kg का है और ये अपना 2 kg का है, और इधर से फोर्स लगा है 80 न्यूटन का फोर्स लग गया, और इधर से भी लगा है फोर्स 6 न्यूटन का। ओके, तो आपसे पूछ रहा है अगर मोशन कर रहा है तो कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है, और इनके बीच कांटेक्ट होगा, मान लो ये पॉइंट है तो एन ए का वैल्यू पूछ रहा हूँ, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द 4 एंड 2 kg। ओके, तो क्या करते हैं, इसका फ्री डायग्राम बनाते हैं। तो पहले ये चेक करना है आपको कि मोशन किधर हो रहा होगा। तो आप यहाँ से गेस करके बता सकते हो फोर्स तो इधर वाला अधिक है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन हो रहा होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg का, 4 तो 4 kg आपको बोला गया मोशन के डायरेक्शन का ही फोर्स आपको रिस्पॉन्सिबल होगा। आप परपेंडिकुलर भी ड्रा कर सकते हो, बट ट्राई करो मोशन के डायरेक्शन का ही फोर्स लेना हो, उसी के एलॉन्ग का फोर्स आपको जिक्र करना है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता कि हर फोर्स को रिप्रेजेंट करो। ओके, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे शो कर देंगे, बट ट्राई करो जो जिसका रिक्वायरमेंट है उसी से एसोसिएटेड आपका स्टेप भी होना चाहिए। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, अच्छा यहाँ पे कांटेक्ट हुआ होगा, तो कांटेक्ट ये मेरे लिए बॉडी है तो बॉडी की तरफ नॉर्मल होगा, तो ये मेरे लिए नॉर्मल हो गया, एन लेट कर लिया। ओके, यही एन आपको निकालना है। अच्छा मोशन किधर हो रहा है, राइट में हो रहा है, तो एक्सीलरेशन है। अब वही अपना एफ नेट इक्वल टू एम में ये फार्मूला यूज कर दिया। एफ नेट में कैसे लिखना है, फोर्स के डायरेक्शन का पहले फोर्स के मोशन के डायरेक्शन का पहले फोर्स लेना है। तो मोशन किधर हो रहा है, राइट में, तो उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, 80 न्यूटन, और उसके अपोजिट में तो माइनस मास किसका, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इनटू एक्सीलरेशन, इसे इक्वेशन आ गया। ओके, ऐसे सिमिलरली आप बनाओ 2 kg का, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg का, 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो अब इसमें जो नॉर्मल लग रहा होगा, ये मेरे लिए बॉडी है तो नॉर्मल इधर आ जाएगा, दोनों सेम होगा, पेयर में वर्क करता है। मोशन इधर ही है, क्या लिखेंगे, एफ नेट, मोशन के डायरेक्शन का फोर्स, तो नॉर्मल ही है, इसके अपोजिट में तो कुछ है ही नहीं, तो 2 इंटू ए, 2 इक्वेशन 2 अननोन, यहाँ से निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, तो 1 + 2 किए तो एन कैंसिल आउट, 18 इक्वल टू 6 ए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ए का वैल्यू अगर इसमें रख दें तो नॉर्मल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन। ओके, इसी पे और क्वेश्चन करते हैं। ये अब जो ब्लॉक है इसको मैं इंक्लाइंड ऐसा कर दिया हूँ, ब्लॉक को इंक्लाइन एक पोर्शन से कर दिया हूँ, दोनों कांटेक्ट में ही है, ये इधर हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल। अब इधर मैं फोर्स लगाया हूँ, ये आपका 2 kg, ये है 1 kg, ये अपना 12 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है अपना, इसे लेट करते हैं 50 न्यूटन, और इधर 3 न्यूटन। ओके, अब यहाँ पे कांटेक्ट है ए पॉइंट, तो यहाँ पे एन ए पूछ रहा है आपसे, एन ए पूछ रहा है। ओके, तो प्रॉपर्टी नॉर्मल का क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं किसका, 2 kg का, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, 2 kg। अब ये जो नॉर्मल ए वाला है सरफेस, एंगल आपको दे दिया 37 सपोज दैट। ओके, 37 क्वेश्चन में दे दिया है 37, तो ये मेरे लिए सरफेस हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो टुवर्ड्स द बॉडी, मेरे लिए ऐसे जाएगा नॉर्मल। ओके, या ने पॉइंट हो गया, और इस पे जो लग रहा है फोर्स,
वो तो एज इट इज होगा नॉर्मल। मोशन का टेंडेंसी किधर है, इसी डायरेक्शन में, तो इसी के डायरेक्शन का आपको फोर्स लेना है। हर क्वेश्चन में यही आपको ध्यान देना है। इस जो सरफेस है इसमें तोड़ के तो अंदर जा नहीं रहा है, इसका मतलब इसी के लॉन्ग आपको फोर्स लेना है, ठीक है ना। अब आपको यही एंगल आपको समझना है कितना एंगल होगा ये कितना ये एंगल होगा। तो परपेंडिकुलर है सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये आपका एंगल ये 37 है तो ये भी 37, तो ये कितना हुआ, ये अपना 53 हो गया। सही है, एंगल कितना हो गया ये 53, तो ये भी अपना 53 हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा 53। क्लियर हुआ एंगल। एक मिनट अच्छे से क्लियर शो कर रहा हूँ एक बार और। ये एंगल कुछ ऐसा इंक्लाइंड है, ये एंगल अपना 37 है। नॉर्मल जो आएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एन एल। अब ये वाला मुझे क्या करना है, एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना। तो देखो समझो, कैसे भी आप करो, ज्योमेट्री से एंगल निकालना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एंगल, ये तो अपना अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जो एंगल होगा वही एंगल। तो ये 37, तो ये कितना हुआ, टोटल 90 है, तो ये 53 हो गया, तो ये भी 53 हो गया। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया नॉर्मल का, एन ए कॉस 53, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, एन ए साइन 53। ओके, तो मोशन इधर हो रहा है और फोर्स अपना इस पे एक ये लगा है। तो अब यूज करते हैं, मोशन के डायरेक्शन का फोर्स लेना है। एफ नेट इक्वल टू एम में यूज कर रहा हूँ, तो मोशन के डायरेक्शन का फोर्स 15 है, अपोजिट डायरेक्शन में एन ए कॉस 53 है। ओके, इक्वल टू मास जिसका फ्री बॉडी बना रहे हैं एक्सीलरेशन है। क्लियर है। अब ऐसे सिमिलरली हम लोग फ्री बॉडी बनाते हैं किसका, 1 kg का, 1 kg का फ्री बॉडी। आपको समझना है यहाँ पे जो नॉर्मल वर्क कर रहा है वो इंक्लाइन पे है, ये 37 है। तो ये भी, अब इसका फ्री बॉडी बना रहा हो तो ये वाला जो होगा पोर्शन इस पे लगा रहा हो, ये मेरे लिए फ्री बॉडी, ये मेरे लिए मास हो गया या बॉडी हो गया। तो एन ए इसका था तो एन ए इससे एक्शन रिएक्शन। अब इसका भी देखते हैं एंगल ये कितना हो रहा है 53 है, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा एन ए कॉस 53, एन ए कॉस 53, और इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो नॉर्मल होगा, कोई यूज नहीं है। तो मोशन का डायरेक्शन तो एक ही है, मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा, तो मोशन के डायरेक्शन का फोर्स एन ए कॉस 53 इक्वल टू मास कितना है इसका 1 kg एक्सीलरेशन में। सेकेंड इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड करें, जैसे 1 2 को ऐड करोगे तो एन ए कॉस 53 एन ए कॉस 53 कैंसिल आउट, तो 15 इक्वल टू क्या मिल गया 3a। ओके, तो ए का वैल्यू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा। तो एन ए को क्या लिख सकते, और कॉस 53 कितना होता है 3/5 इक्वल टू 5, तो एन ए का वैल्यू कितना आ गया अपना 25/3। तो नॉर्मल भी आ गया और एक्सीलरेशन भी आ गया। इसी बेस पे और लेते हैं कांटेक्ट फोर्स पे। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये ऐसा कोई बेज है, इसी में एक ब्लॉक को होल्ड किया गया, 3 kg का ब्लॉक है। एंगल जो बना रहा है ये टोटल 90 डिग्री है और ये अपना 53 एंगल है। ओके, इसका जो मास है वो 5 kg है। तो अब दो जगह यहाँ जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहीं पे आपको नॉर्मल निकालना है। तो एन ए और एन बी का वैल्यू निकालना है, एन ए और एन बी का वैल्यू निकालना। सिंपल है, फ्री बॉडीग्राम जहाँ पे कांटेक्ट है वहाँ पे नॉर्मल दिखाओ। अब इसका फ्री बॉडीग्राम बना रहा हूँ, इसी में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो नॉर्मल होगा इसका फ्री बॉडीग्राम बना रहा हूँ, ये कोई बॉडी है तो ये मेरे ये बॉडी होगा, तो ये क्या करेगा, ये सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा और इसका प्रॉपर्टी है नॉर्मल क्या होगा,
सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। ये भी आपको मालूम है, सेंटर से पास करेगा। अब यही आपको एंगल समझना है कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अगर ये 53 है तो ये भी कितना होगा 53, और ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ 37। ओके, एंगल कितना हो गया 37। तो अच्छा, इसको भी, और ये तो वर्टिकल ऐसा प्लेन रखा है तो इसका नॉर्मल सेंटर से ही जाएगा, एन बी हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट, तो ये 37 तो ये भी 37 ही हुआ। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एन ए कॉस 37, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एन ए साइन 37। ओके, और मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स बताया गया। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इक्विलिब्रियम बोला जाए तो इसका मतलब नेट फोर्स 0, परफेक्टली इक्विलिब्रियम बोला जाए तो टॉर्क भी 0। ओके, तो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड, जितना लेफ्ट उतना राइट। तो अपवर्ड में फोर्स कितना है, एन ए साइन 37 इक्वल टू 5G, एन ए साइन 53 साइन 37, इसका वैल्यू कितना होता है 3/5 इक्वल टू 5G। तो एन ए का वैल्यू कितना आ गया 25G/3। ओके, अब ए वाले फोर्स को बैलेंस कर देते हैं तो एन बी का वैल्यू कितना आ गया, एन ए कॉस 37। एन ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 25G/3, और cos 37 4/5, तो 5 जा कितना आ गया 20G/3। तो नॉर्मल एन ए और एन बी भी आपका आ गया। ओके, और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं कंटेक्ट बेस पे। आज कंटेक्ट बेस पे ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा कोई बॉक्स है, इसी में दो स्पेयर को ऐसे रख दिया गया, दो स्पेयर को ऐसा रख दिया गया यहाँ पर। अब जितने कंटेक्ट हैं उन्हीं सब का वैल्यू पूछ रहा है। ये अपना 3 kg का है, या लेट कर लो इसको 4 kg है, और ये अपना 2 kg है। ये जो बॉक्स का डायमेंशन है वो 9 मीटर है, और इसका जो रेडियस आपको दिया है वो है 3 मीटर, और इसका रेडियस दिया है 2 मीटर। ओके, क्वेश्चन में ऐसा ये सब दे दिया है। तो जितने कंटेक्ट हैं उन सब का नॉर्मल आपको निकालना है। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट हो गया, और डी पॉइंट। इन सब पे नॉर्मल आपको निकालना है, एन ए, एन बी, एन सी, एन डी। ठीक है, 4 कंटेक्ट है, 4 कंटेक्ट पे वैल्यू निकालना है। तो चलो पहले नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो नॉर्मल इसका अगर ड्रा किया जाए तो परपेंडिकुलर होगा, अपवर्ड एन ए हो गया, एन बी, और ये वाला जो नॉर्मल होगा सेंटर से ही पास करेगा, ये अपना क्या हो गया एन ए हो गया। ओके, क्वेश्चन जैसे ही ड्रा करूँ आप पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, मैं उसी में डिफॉर्म करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला जो नॉर्मल होगा वो भी क्या होगा, इसी सेंटर से ही पास करेगा, इसके सेंटर से ही नॉर्मल पास करेगा। तो ये अपना क्या हो गया एन डी हो गया, और इसका जो नॉर्मल होगा, अच्छा इसका फ्री बॉडीग्राम बनाओगे तो डिपेंड कर रहा है किसका फ्री बॉडीग्राम बना रहे हो। चलो ये लाइन समझना है आपको, डॉट ड्रा कर दे रहा हूँ मैं। अब फ्री बॉडीग्राम मतलब जो भी आपको करना है, फ्री बॉडीग्राम इंडिविजुअली सबका बनाना आप, ठीक है, इंडिविजुअली सबका बनाना। ये मैं जानना चाह रहा हूँ ये एंगल कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये टोटल 9 है, 9 में से 3 इधर गया और 2 इधर गया, तो कितना बचा 5 गया, तो ये कितना मिला आपको 4 मिल गया। ये अपना बेस कितना हो गया इस ट्रायंगल में, ये 4 हो गया, और ये 3 है 2 है तो ये 5 हो गया। तो थीटा यहाँ से एक तरह से आप बोल सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5। एक एंगल का आपको नॉलेज हो गया। ओके, अब फ्री बॉडीग्राम सबका बनाते हैं। अगर फ्री बॉडीग्राम मैं 4 kg का बना रहा हूँ, किसका 4 kg का, तो आप इसको भूल जाओ, इसका बना रहे हो तो नॉर्मल इसका इधर आएगा, क्या होगा एन
सी हो गया। ओके, इक्विलिब्रियम में तो जितने भी फोर्स होंगे सब क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो एंगल जितना ए बन रहा होगा उतना ए भी होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एन सी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट आएगा, इसका जो कंपोनेंट इधर में आएगा डाउनवर्ड्स में, वो कितना आएगा, एन सी साइन थीटा, और एक इसका 4g भी आएगा। अब बैलेंस करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड्स। अपवर्ड में 4 kg पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 4 kg अपवर्ड में, एक NB ही है। ओके, एक NB ही है। और डाउनवर्ड्स में इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड्स में इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 4g प्लस NC साइन थीटा। थीटा का वैल्यू हम लोग को मालूम हो चुका है यहाँ पे। तो ये सब इक्वेशन दे देते हैं। मान लो इक्वेशन 1 है, ये कौन सा फोर्स को बैलेंस किया, अपवर्ड फोर्स को। और हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करते हैं। हॉरिजॉन्टल में इधर कौन सा फोर्स है, लेफ्ट डायरेक्शन में NC cos थीटा, NC cos थीटा, और कोई नहीं है। और राइट डायरेक्शन में कौन सा हुआ, NA हुआ। राइट डायरेक्शन में कौन सा, NA हुआ। दूसरा इक्वेशन। ऐसे सिमिलरली 2 kg का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सॉल्व आपको करना है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। अगर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, किसका, 2 kg का, तो 2 kg के इसी में मैं शो कर रहा हूँ। तो 2 kg का ये नॉर्मल, अब इसके लिए ये वाला हो जाए एक्शन रिएक्शन, इसके लिए अब इसके लिए वर्क करेगा, पेयर में वर्क कर रहा है, तो ये NC हो गया। एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। तो इधर कंपोनेंट कितना आ गया, NC cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट इसका कितना आया, इसको ऐसे दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे एक ही मतलब NC साइन थीटा। ओके, और इस पे एक लग रहा है कौन सा, 2g लग रहा है, और एक नॉर्मल इधर। अब इसको बैलेंस करते हैं, जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड्स। अपवर्ड में कौन सा फोर्स है, NC साइन थीटा, और डाउनवर्ड्स में एक ही फोर्स है 2g, और यहाँ पे तो कांटेक्ट है ही नहीं। अच्छा, अब इसका लेफ्ट राइट बैलेंस करते हैं। लेफ्ट में कौन सा फोर्स है, ND है, और राइट में कौन सा फोर्स इसका लग रहा है, NC cos थीटा, NC cos थीटा। ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। अननोन मेरे कितने हैं, NA NB NC ND, 4 अननोन, 4 इक्वेशन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप डायरेक्ट NC का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। इस cos अगर 4/5 है, ये अपना थीटा है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, से 3 हो गया। तो यहाँ से आप NC का वैल्यू कितना बताएंगे, NC साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान बेस, इधर मिल गया 2g। तो आपको मिल गया NC का वैल्यू कितना आ गया, 10g/3। NC का वैल्यू कितना आ गया, NC का वैल्यू आ गया आपका, NC का वैल्यू 10g/3। अब NC का वैल्यू अगर फोर्थ इक्वेशन में हम लोग रख दें तो ND का वैल्यू आ जाएगा। तो इसी में वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, देखते रहें आप। ND इक्वल टू क्या लिखे हैं, NC का वैल्यू आएगा 10g/3, और cos थीटा तो बेस अपान हाइपोटेनियस, तो 2 टाइम्स गया, तो क्या आ गया 8g/3। ये आ गया ND का वैल्यू, तो 2 नॉर्मल आ गया। अच्छा, NC का वैल्यू इसमें रख दें तो हम लोग को NA का वैल्यू मिल जाएगा। तो NA का वैल्यू कितना आ जाएगा, NC का वैल्यू आ चुका है 10g/3, और cos थीटा 4/5, 5 2 जा, तो ये भी आ गया 8g/3 आ गया NA का वैल्यू। ओके, अच्छा, अब क्या निकालना है, NB का वैल्यू। अगर इसमें रख दें तो आपका NB का वैल्यू आएगा। ओके, सो आई होप कि ये कॉन्टैक्ट बेस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था आज वो कवर किया गया। रिमेनिंग टॉपिक सेकेंड एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।